गुड इवनिंग सर। ओके, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग सबको। 5 मिनट्स होके भी गए लेकिन अभी 29। ओके, विल स्टार्ट अवर लेक्चर। गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। सो वी आर learning about the respiration, that is about the breathing and exchange of gases, right? ह्यूमन फिजियोलॉजी का चैप्टर ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हम लोग लर्न कर रहे हैं। और हम लोगों ने लास्ट लेक्चर तक रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स तक की बात करी थी। वी हैव कंसिडर्ड अबाउट द रेस्पिरेटरी वॉल्यूम, राइट? Yes, sir. यस। ये सो यस, तो हम लोग जारी रखते हैं हमारी बात। ओके, देन द नेक्स्ट पॉइंट विल बी द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात कर रहे हैं अभी। अभी हमें क्या क्या देखना है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस देखना है, ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस देखना है, रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग देखना है और रेस्पिरेटरी डिसीजेस देखना है, राइट? Yes, sir. यस ओके ओके। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, देखो एक्सचेंज ऑफ गैसेस पहले तो कहा होगा। देखो कि हमने देखा कि जो ब्रीदिंग है उसमें दो पार्ट है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। इंस्पिरेशन में क्या होता है कि बाहर की जो एयर होती है, द एयर विच इज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर दैट एंटर इन टू अवर लंग्स। और लंग्स के अंदर अल्वियोला है, और अल्वियोला के अंदर जो सैक है उस सैक के अंदर एयर आ जाती है, तो दैट इज कॉल्ड एज इनहेलेशन। और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है अल्वियोलाई में, दैट गोज आउट टू द एटमॉस्फेयर, दैट इज कॉल्ड एज एक्सपिरेशन और एक्सहेलेशन। ओके, देन सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो होती है वो किससे होती है, किससे मैकेनिज्म से होती है? सो एक्सचेंज ऑफ गैसेस इट टेक्स प्लेस बाय अ सिंपल डिफ्यूजन। इट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। व्हाट इज सिंपल डिफ्यूजन? देखो कि डिफ्यूजन क्या है? इट इज अ मूवमेंट ऑफ एनी एटम, आयन और मॉलिक्यूल फ्रॉम देयर हायर कॉन्सेंट्रेशन टू देयर लोअर कॉन्सेंट्रेशन। किसी भी चीज का जो मूवमेंट है वो उसके हाई कॉन्सेंट्रेशन से उसके लो कॉन्सेंट्रेशन तक, until and unless the equilibrium is reached, जब तक इक्विलिब्रियम हो नहीं जाता तब तक हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन तक किसी भी सब्सटेंस का, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं डिफ्यूजन। ओके, डिफ्यूजन बोलते हैं। तो सपोज सेल है, सेल में मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और सेल के मेम्ब्रेन के एक साइड सपोज कोई सब्सटेंस का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और सेल के मेम्ब्रेन के दूसरे साइड उसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, तो दैट विल मूव फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन उसके बीच मेम्ब्रेन है तो उसको मेम्ब्रेन को क्रॉस करना चाहिए। लेकिन अगर वो सब्सटेंस जिसको डिफ्यूज होना है, जिसको मूव करना है हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बोलो या लोअर टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, उसको क्रॉस करना है लिपिड बायलेयर का मेम्ब्रेन, तो एक तो वो डिजॉल्व होना चाहिए मेम्ब्रेन में, क्योंकि मेम्ब्रेन होता है लिपिड प्रोटीन का, तो वो लिपिड का बना होना चाहिए। अगर वो लिपिड का बना नहीं है या लिपिड सोल्यूबल नहीं है तो लिपिड मेम्ब्रेन में सेल के मेम्ब्रेन में कोई ना कोई उसके लिए कैरियर प्रोटीन्स होते हैं, चैनल्स होते हैं, वो उनकी मदद करते हैं, तो उनको बोलते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस एक्चुअली कहाँ पे होता है, कैसे होता है? जो गैस और जो एयर हमने बाहर से एटमॉस्फेयर से अपने लंग के अंदर लाई है इंस्पिरेशन से, वो लंग में अल्वियोलाई है, और लंग के अल्वियोलाई के सराउंडिंग ब्लड कैपिलरी है, और ब्लड कैपिलरी के अंदर ब्लड है। तो अल्वियोलाई के अंदर जो गैस आई है, उस एयर का जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अल्वियोलाई के मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा, ब्लड कैपिलरी के मेम्ब्रेन को क्रॉस करेगा और ब्लड के अंदर आ जाएगा। और ब्लड के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो उस मेम्ब्रेन्स को क्रॉस करेगा और अल्वियोलाई में जाएगा। तो एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? दो जगह पे होता है।
एक तो बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द लंग कैपिलरी, एंड दूसरा टिश्यू कैपिलरी एंड सेल्स ऑफ द बॉडी। मैं ये समझाऊंगा आगे जाके, लेकिन यहाँ पे आप एक सीख लो बात, एक समझ लो कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस दो साइड पे होता है। पहली साइड क्या है, बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द लंग के कैपिलरी के बीच में। तो लंग का जो कैपिलरी है और लंग का जो अल्वियोला है, तो अल्वियोलाई से लंग कैपिलरी में ऑक्सीजन जाएगा और लंग कैपिलरी से अल्वियोलाई में CO2 जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड एज एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द ब्लड प्रेजेंट इन द लंग। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. और ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है वो सिंपल डिफ्यूजन से ही होता है। उसके लिए कोई कैरियर प्रोटीन्स की, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के कैरियर या चैनल्स की जरूरत नहीं होती। एंड ये हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन होता है। उसका मतलब अगर अल्वियोलाई में जो ऑक्सीजन है उसका अगर कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है अल्वियोलाई के ब्लड कैपिलरी से ज्यादा, तो वो अल्वियोलाई से आएगा ब्लड कैपिलरी में। और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ब्लड कैपिलरी में ज्यादा है और अल्वियोलाई में कम है, तो वो ब्लड कैपिलरी से अल्वियोलाई के अंदर जाएगा। सो द एक्सचेंज ऑफ गैसेस इज इट टेक्स प्लेस बाय सिंपल डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन, इतना सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. श्योर? Yes, sir. ओके ओके, कोई किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। इफ anybody is having doubt about this simple diffusion of gases, so they can ask me the question, otherwise we'll move forward. इतना क्लियर है तो आप थम्स अप करके मुझे बता सकते हो। यस, टर्न फास्ट। ओके ओके, थैंक यू। मुझे एक बात पूछनी थी, आपको कोई छुट्टी के बारे में बोला है क्या? आपके लेक्चर्स कब नहीं रहेंगे ऐसा कुछ बोला है क्या? No, sir. No, sir. ठीक No, है, ठीक sir. है। जो भी होगा आपको ऑफिशियली पता चलेगा, क्योंकि आपके एग्जाम है ना बोर्ड के, तो उसके पहले आपको आपके लिए कोई मतलब No, sir. लेक्चर्स नहीं रहेंगे आपके थोड़े दिन, ठीक है ना? ओके ओके, यस, so that will Yes, be sir. informed to you officially, right? We'll continue. Okay, तो ये जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस किस पे डिपेंड है? which are the factors that affect diffusion rate? डिफ्यूजन रेट मतलब किस तेजी से, किस रेट से डिफ्यूजन हो रहा है सब गैसेस का, हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन मूवमेंट हो रहा है बाय सिंपल डिफ्यूजन, दैट इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन रेट। तो पहली दो चीज है सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। देखो अभी हम लोग ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं ना, तो जो भी गैस ज्यादा सोल्यूबल है वो ज्यादा डिफ्यूजिबल है, उसका डिफ्यूजिबिलिटी का रेट, डिफ्यूजन का रेट ज्यादा रहेगा। So we can say that if any gas out of the two, oxygen and carbon dioxide, if any gas is more soluble, then it has a more diffusion rate. Clear है? अगर ज्यादा soluble है तो ज्यादा diffusion rate है उसका। You understood this thing? Yes, sir. Okay. Yes, sir. Wait. Yes, sir. Wait 1 minute. Yes. अगर कोई गैस जैसे कि ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात करो, तो कार्बन डाइऑक्साइड का सोल्यूबिलिटी ज्यादा है, ऑक्सीजन से ज्यादा है। तो जितना ऑक्सीजन सोल्यूबल है उससे ज्यादा सोल्यूबल कार्बन डाइऑक्साइड, लगभग 20 to 25 टाइम्स मोर सोल्यूबल है कार्बन डाइऑक्साइड से एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। ओके, तो सोल्यूबिलिटी किसकी ज्यादा है? CO2 की ज्यादा है, और किसकी कम है? उससे ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम है। Oxygen. ओके, ऑक्सीजन की सोल्यूबिलिटी कम है, देखो। ओके, तो ये तो एक चीज हो गई सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेस। दूसरी चीज है पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस। अभी ये पार्शियल प्रेशर क्या चीज है? देखो,
एयर जो है ना, एयर, उस एयर के अंदर क्या क्या होता है? एयर के अंदर अलग अलग गैसेस होती है, राइट? जैसे कि ऑक्सीजन होता है, कार्बन Yes, sir. डाइऑक्साइड होता है, नाइट्रोजन होता है, ये तो होता है ना ज्यादा, बाकी के कम होते हैं ना। Yes, sir. ओके, तो सबसे ज्यादा क्या होता है एटमॉस्फेयर में? नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन कितना होता है टोटल एयर में? 78% लगभग 70 नाइट्रोजन होता है। ऑक्सीजन लगभग होता है 21%, मतलब 20.8%, तो हम लोग राउंड फिगर ले सकते हैं कि 21% ऑक्सीजन होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो 0.03% इतना है। एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? 0.03% इतना कार्बन डाइऑक्साइड है। हैव यू अंडरस्टूड ऑल दिस थिंग? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सर। तो ये भी इसका मीनिंग क्या है? पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है? पार्शियल प्रेशर का मीनिंग क्या है? देखो, पार्ट, पार्शियल वर्ड कहां से आया है? किस वर्ड से आया है? पार्ट से आया ना, पार्ट, हिस्सा। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. Yes, sir. हिस्सा, हिस्सा। अभी Yes, देखो, एयर में सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है? नाइट्रोजन का है। किसका है? Nitrogen. नाइट्रोजन का है। तो सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर किसका रहेगा? नाइट्रोजन का रहेगा। जिसका ज्यादा पार्ट उसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा, जिसका सबसे कम पार्ट या कम सबसे कम हिस्सा उसका पार्शियल प्रेशर सबसे कम। तो सबसे कम पार्शियल प्रेशर किसका रहेगा? Oxygen. कार्बन CO2. ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड? किसका? कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide. सबसे कम कार्बन डाइऑक्साइड है ना एयर में। मतलब इस तीन की बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड से भी कम थोड़े होते हैं, कोई मीथेन या बाकी की गैसेज होते हैं, लेकिन अभी ये तीन मेन की बात करेंगे हम लोग, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्लियर? तो इन तीनों में Yes. ये सबसे ज्यादा पार्शियल प्रेशर रहेगा नाइट्रोजन का, उससे कम रहेगा ऑक्सीजन का, और सबसे कम रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का। सबसे कम रहेगा कार्बन डाइऑक्साइड का, राइट? तो अगर ऑक्सीजन एंड कार्बन Yes. डाइऑक्साइड की बात करें तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है देन कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. ओके। Yes, sir. पूरे एटमॉस्फेयर जो है ना, पूरा एटमॉस्फेयर, उसके अंदर क्या क्या होता है? एयर, एटमॉस्फेयर में क्या होता है? नाइट्रोजन, CO2, O2 एटसेट्रा। तो पूरे एयर को मिला के, सब गैसेस को मिला के जो एटमॉस्फेयर है ना, उसका प्रेशर कितना होता है? उसका प्रेशर, उसको पार्शियल प्रेशर नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी पार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ छोटे हिस्से की बात नहीं कर, छोटे मोटे हिस्से की बात नहीं कर रहे, हम पूरे एटमॉस्फेयर के एयर की बात कर रहे हैं। एंटायर एयर इन द एंटायर एटमॉस्फेयर, टोटल एयर इन द एटमॉस्फेयर। तो अगर हम लोग, आपको पता होगा, तो जो सी लेवल होता है ना, सी लेवल, समुद्र का लेवल होता है, तो उस सी लेवल पे आपने अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर किया तो कितना आएगा? दैट विल बी 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। कितना आएगा? 760 millimeter. 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी। तो उसको दो यूनिट में लिखते हैं, एक तो मिलीमीटर ऑफ एच जी में लिखते हैं या एटमॉस्फेरिक प्रेशर में लिखते हैं। तो हम लोग बोल सकते हैं कि 1 एटमॉस्फेरिक या 760 मिलीमीटर ऑफ एच जी, 760 millimeter of Hg, that is the pressure of entire atmosphere at the sea level, sea level, sea level पे, समुद्र की लेवल पे जो पूरा एटमॉस्फेयर है, पूरा हवा है, उसका प्रेशर कितना है? टोटल 760 मिलीमीटर ऑफ Hg। यू अंडरस्टूड? Yes, sir. Yes. Yes, sir. गुड गुड। ओके, तो ये चीज हो गई हमारे। अभी क्या है कि जिसका सोलिबिलिटी ज्यादा है उसका डिफ्यूजन का रेट ज्यादा, जिसका पार्शियल प्रेशर ज्यादा है उसका भी डिफ्यूजन का रेट ज्यादा होगा। अगर जिस किसी बेस का गैसेस का ये कम रहता है तो उसके हिसाब से उसका डिफ्यूजन का रेट भी कम रहता है। ओके, देखो, अभी हम लोग ना ऑक्सीजन का प्रेशर निकालते हैं एटमॉस्फेयर में। ऑक्सीजन का प्रेशर, पूरे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर है। तो अगर उसमें से ऑक्सीजन का प्रेशर का हिस्सा कितना है, उसको बोलेंगे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर। क्या बोलेंगे? उस ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। Partial. Out of the total atmospheric air, what is the hissa of oxygen pressure? What is the part of oxygen pressure? So that is called as partial pressure of oxygen. तो इसको कैसे लिखते हैं?
You can call it as a PPO2, partial pressure of oxygen, or you can call it simply as the PO2. PPO2 बोलेंगे तो भी चलेगा, PO2 बोलेंगे तो भी चलेगा, तो दोनों का मतलब सही है, सेम ही है. You understood? Yes, sir. Okay. Yes. तो देखो हमें पता है ना ऑक्सीजन का देखो ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, ऑक्सीजन का परसेंट कितना है, 21% है. 20. तो अगर आपने ऐसा कहा कि देखा कि सपोज कि पूरे एटमॉस्फेयर का अगर परसेंटेज निकाले तो ऑक्सीजन 21%, नाइट्रोजन 78%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड सम अदर गैसेस, तो पूरा मिला के 100% है, राइट. और उस Yes, sir. 100% में या टोटल एयर में 21% ऑक्सीजन का है, तो हम लोग ऐसे ले सकते हैं उसका फॉर्मूला. So how to calculate the oxygen partial pressure in the atmosphere? It will be 21/100 into 760 millimeter of Hg. 760 क्यों? क्योंकि that is the total atmospheric pressure. 21 क्यों? क्योंकि that is the 21% of the oxygen in the atmosphere. 100 क्यों? Total. Understood? Total percentage. You understanding this Yes, thing? sir. Yes, sir. Okay. तो इसका वैल्यू कितना आता है, लगभग इतना आता है अप्रोक्सीमेटली. कुछ डेसिमल पॉइंट्स का इधर उधर डिफरेंस रह सकता है, तो इतना है 159 millimeter of Hg. That will be the partial pressure of oxygen in the atmosphere. PPO2 in atmosphere. That is important क्योंकि अलग अलग जगह पे अलग रहेगा. अगर ऑक्सीजन का परसेंटेज कम है तो कम रहेगा, ज्यादा है तो ज्यादा रहेगा. So that vary depending upon the constant percentage of oxygen in atmosphere. That is important. कितना क्लियर है आपको? Yes, sir. Okay. Yes, sir. और अगर मैं इधर एक सिंपल पी लिख रहा हूँ, इसका भी मतलब वही है, पार्शियल प्रेशर. कार्बन डाइऑक्साइड पार्शियल प्रेशर कितना हुआ, क्योंकि परसेंट कितना है कार्बन डाइऑक्साइड का, 0.03. इधर लिखता हूँ सिंस परसेंटेज ऑफ CO2 इन एटमॉस्फेयर इज 0.03%, तो ये 0.03 डिवाइडेड बाय 100 इंटू 760. ओके, तो उसका आता है लगभग, ये एक्चुअली फिगर है 0.228. तो ये राउंड फिगर ले सकते हैं हम लोग, 0.3 मिलीमीटर ऑफ इंच. क्लियर? Yes, sir. Yes. तो इस तरह Yes, आप हर किसी का निकाल सकते हैं. मतलब सपोज नाइट्रोजन का निकालना है ना, नाइट्रोजन का, तो आप निकाल सकते हो नाइट्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना है, 78/100 इंटू 760. किसी भी गैस का निकाल सकते हो. यू कैन कैलकुलेट इट. कैन यू कैलकुलेट एंड टेल मी? यस, कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, टाइम नहीं है हमारे पास, सो यू कैन मूव फास्टली एंड 592. 592.8. 592.8. ओके, मिलीमीटर ऑफ Hg. ये सिर्फ हमने प्रैक्टिस के लिए निकाला, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है अभी. क्लियर? Yes, sir. ओके, तो एक काम करो, आपके पास एनसीईआरटी रहेगी ना, Yes, sir. Yes, sir. उसमें एक चार्ट दिया है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में. अभी हम लोग देख रहे हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, उसमें भी देख सकते हैं. एक्सचेंज ऑफ गैसेस में आपको उधर एक चार्ट मिलेगा, और पहला ही दिया है ऑक्सीजन का एटमॉस्फेयर में पार्शियल प्रेशर 159 मिलीमीटर ऑफ Hg. दिया हुआ है कि नहीं दिया है? Yes, sir. Yes. डू यू हैव एनसीईआरटी इन फ्रंट ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. So have you got this Yes. data? Yes, sir. Yes, sir. अभी पता चला आपको कैसे निकालते हो, कैसे निकालते पता चला? Yes, sir. ओके. तो अभी कोई भी वैल्यू रटना नहीं है. अगर आप 159 भूल भी जाओ ना, तो आपको परसेंटेज तो याद है, क्योंकि ये सालों से पढ़ रहे हो ना परसेंटेज ऑक्सीजन का. Yes, sir. और कार्बन डाइऑक्साइड का भी आप निकाल सकते हो. इसमें ये मतलब कंफ्यूज मत हो कि 0.03% है और 0.3 पार्शियल प्रेशर है CO2 का. 0.03% है और 0.3 पार्शियल प्रेशर है CO2 का एटमॉस्फेरिक. क्लियर? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके. तो उसके बाद देखो, इसको मैं बाद में, ये देखो इधर एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है ना, हमारी बॉडी को भी नाइट्रोजन चाहिए. Yes, sir. नाइट्रोजन किसके लिए चाहिए हमारे बॉडी को, किस किस चीज में चाहिए नाइट्रोजन? अक्षता सर, कॉपी देना. यस, कैन यू टेल मी किस चीज के लिए चाहिए नाइट्रोजन हमारी बॉडी को? किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को नाइट्रोजन क्यों चाहिए होता है?
कितने सारे तो मॉलिक्यूल्स नाइट्रोजन से बने हैं ना, देखो हमारे बॉडी में न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोसाइड, नाइट्रोजन बेस, अमीनो एसिड, प्रोटीन्स, राइट। Yes, sir. तो हाँ, सब बहुत चीजें है ना नाइट्रोजन से बनी है। लेकिन क्या हम नाइट्रोजन की जरूरत एयर से कर सकते हैं? पूरी नाइट्रोजन एयर में ले लिया और वो यूज किया बॉडी में, ऐसा हो सकता है क्या? हेलो, Yes. Yes. हमें Yes, sir. प्रोटीन खाने की जरूरत क्या है? अगर नाइट्रोजन इतना है एटमॉस्फेयर में, तो हमारी बॉडी नाइट्रोजन ले सकती है ना। जैसे कि हवा से नाइट्रोजन भी अंदर आता है, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं आता है। जो कुछ हवा में है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जो भी हवा में है वो हमारे इंस्पिरेशन से अंदर आ जाता है, तो नाइट्रोजन भी आता है ना। तो हमें प्रोटीन्स खाने की जरूरत क्यों पड़ती है? Why should we eat protein if we can get the air, atmospheric air? फोकट में मिलता है ना इतना नाइट्रोजन, तो इतना महंगा प्रोटीन खाने की जरूरत क्यों है हमारी बॉडी को नाइट्रोजन के लिए? यस, सर क्योंकि हम नाइट्रोजन को डायरेक्ट नहीं ले सकते। ऐसे क्यों नहीं ले सकते बेटा? What could be the reason why we cannot utilize nitrogen from the atmosphere? Because lot of nitrogen enter in our lungs during inspiration, और वो नाइट्रोजन हम वैसे ही बाहर निकालते, एक्सपिरेशन नहीं हो गई, यूज नहीं करते। यस, कम ऑन। सर जब हम सर सांस लेते हैं तो सर हमारा जो ऑक्सीजन होती है सर उसे ब्लड एब्जॉर्ब कर लेता है, बट सर नाइट्रोजन को एक्सहेल कर देता है। लेकिन नाइट्रोजन को क्यों नहीं यूज कर सकता हमारा ब्लड? Yes, that is my question only, na? Why we cannot utilize nitrogen, which is abundantly present in the atmosphere, abundantly present in the atmosphere. Yes, Asmit, are you there? अस्मित बेटा, आप है क्या उधर? हाँ, यस, कम ऑन, बोलो। यस सर। बोलिए बोलिए, आप चुप क्यों बैठे हैं बेटा? आपका स्कोर तो इतना अच्छा आता है। आई अप्रिशिएट यू, आई अप्रिशिएट यू। आप मुझे हमेशा आपका स्कोर भेजते हो, तो एंड आपका स्कोर बहुत अच्छा होता है। एक दो क्वेश्चन में ही कुछ गलती होती है ना आपकी। अगर आपका माइक खराब है तो आप टाइप कर सकते, करके बोल सकते हो। यस हाँ अंजू, बोलो। सर क्योंकि जब हम सांस लेते हैं तो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन और बाकी और भी गैसेस जाती हैं, और जो हमारे सेल्स होते हैं वो डायरेक्टली ऑक्सीजन या फिर अदर गैसेस को यूज नहीं करते। जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करना होता है तो ऑक्सीजन का यूज करते हैं, और जो ऑक्सीजन नाइट्रोजन होती है उसका यूज सेल्स डायरेक्टली नहीं करते, तो इसीलिए वो नाइट्रोजन को वही तो मैं जो है पूछ रहा इनहेल हूँ ना, करते हैं। क्यों नहीं कर सकती सेल डायरेक्टली ऑक्सीजन नाइट्रोजन का यूज? दैट इज ओनली माय क्वेश्चन, why our body cannot directly utilize oxygen, nitrogen, और cannot utilize nitrogen? देखो नाइट्रोजन में क्या है, नाइट्रोजन जो है ना, इधर मैं निकालता हूँ। नाइट्रोजन में N2 मॉलिक्यूल है ना, N2, तो उसमें क्या होता है, N में ट्रिपल बॉन्ड होते हैं। कितने होते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं। कितने होते हैं कोवैलेंट बॉन्ड? ट्रिपल, 3 बॉन्ड्स। तो उसको लिए ब्रेक करने को एक एंजाइम की जरूरत है। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजनेज एंजाइम। ये कौन तोड़ सकता है? कैसे, कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजनेज। कौन सा एंजाइम? नाइट्रोजन। नाइट्रोजनेज। और ये नाइट्रोजन एंजाइम किसके पास होता है? पता है किसके पास होता है? ये होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के पास। किसके पास होता है? Nitrogen fixing bacteria. So they can only use this नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। अंडरस्टूड? और वो भी अलग अलग मैकेनिज्म है एक्चुअली। उसको पूरा हम लोग मिनरल न्यूट्रिशन में देखेंगे, नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म में। क्लियर? Yes, sir. Okay, so we do not have nitrogenous enzyme in our body. We do not have nitrogenous enzyme in our body. Okay, तो इतना आपको सब क्लियर हो गया अभी सब? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir.
तो ये होता है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। किसमें होता है? नाइट्रोजन फिक्सर, फिक्सर बोलता हूँ इधर, जगह नहीं है, फिक्सर, यो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया में। ओके, वापस आ जाते हैं हमारे डिस्कशन पे, ओरिजिनल डिस्कशन पे आते हैं। देखो ये तो पता चला आपको पार्शियल प्रेशर कैसे निकालते हैं, कैसे आता है वो। Yes, sir. गुड गुड, नाउ जस्ट लेट्स गो अहेड। ये तो आपको डायग्राम समझ में नहीं आएगा, मैं इधर नया बनाता हूँ आपको सिखाने के लिए। देखो हम लोग एक्सचेंज ऑफ गैसेस देख रहे हैं ना, राइट? Yes, sir. देखो ये क्या है? ये सपोज अल्वियोलस है, या क्या है? ये क्या है? ये सपोज है अल्वियोलस, राइट? Yes, ये sir. हमारा मतलब लंग है, ये सपोज हमारा हार्ट है। ये है राइट एट्रियम, ये है लेफ्ट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। क्लियर? Yes, sir. राइट वेंट्रिकल से ये पल्मोनरी आर्टरी बाहर निकली है और ये गई है लंग के पास, ये गई है लंग के पास। उधर वो कैपिलरी में टूटी है, फिर ज्वाइन होके बनी है पल्मोनरी वेन। क्या बनी है? Pulmonary vein. और पल्मोनरी वेन कहाँ पे ओपन होती है? लेफ्ट एट्रियम में। ये कौन सा ब्लड लेती है? ये लेती है, देखो ये टिश्यू है, सपोज कोई बॉडी का टिश्यू, वैसे एक सेल, एक ही सेल बनाता हूँ, सपोज ये एक सेल है, बॉडी का टिश्यू का एक कोई सेल है सपोज, यहाँ से डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाएगा, राइट? यू Yes, अंडरस्टैंडिंग? sir. Yes, sir. ये सिस्टमिक वेन से जाएगा। कहाँ से जाएगा? सिस्टमिक वेन से जाएगा। और किस में जाएगा ये वेन जाएगी वेना कैवा में, और वेना कैवा ओपन होगा राइट एट्रियम में। तो ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब इसमें ज्यादा क्या है? CO2 ज्यादा है। कितना है? CO2 ज्यादा है, राइट? Yes, sir. ये CO2 वाला ब्लड राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी। ये है सिस्टमिक आर्टरी, सॉरी सिस्टमिक वेन। ये है, ये क्या है? पल्मोनरी आर्टरी है, राइट? ये आपको पता है ना? Yes, sir. Yes, sir. हाँ हाँ, ये पल्मोनरी आर्टरी रहेगी आपकी। ये पल्मोनरी आर्टरी गई, ये है, ये लंग से वापस आ रही है, वो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेन है। और ये लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली सिस्टमिक आर्टरी है। कौन सी आर्टरी है ये? Systemic. Systemic artery. सिस्टमिक आर्टरी आ गई, वो कैपिलरी में टूट गई, टूट गई है और कैपिलरी बन गई उसकी। तो ये है आपकी सिस्टमिक वे आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी। और ये है टिश्यू या सेल, टिश्यू सेल की बात करेंगे, टिश्यू की कोई सेल। ओके, तो ये क्या है? ये अलियोलस है, ये एक रिप्रेजेंटेटिव डायग्राम है, ये है अलियोलस, अलियोलस। तो ये है इधर एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर में क्या है? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है? 159। कितना है? 159. अभी मैं यूनिट नहीं लिखूंगा, जगह 50 mm ऐसा नहीं लिखूंगा, सिर्फ 159। तो आप समझ जाना 159 mm ऑफ Hg है। तो ये ऑक्सीजन हमने इंस्पायर किया, तो ये ऑक्सीजन आ गया, इसमें आ गया अलियोलस में, आ गया, आ गया अलियोलस में।
तो अलियोलस में जाने के बाद ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना होता है? 159 इधर PO2 लिखता हूँ, इधर कितना होता है PO2 इधर? 0.3 नहीं, PO2 कार्बन डाइऑक्साइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, 159 CO2 की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। एक मिनट, इस साइड लिखेंगे। इधर एटमॉस्फेयर है तो उसमें PO2 है 159। ये PO2 आ गया एटमॉस्फेयर से लव के अंदर, उसमें ऑक्सीजन आ गया। ये ऑक्सीजन का अलियोलर ऑक्सीजन का कितना है PO2 उसके अंदर? 104 mm ऑफ Hg। कितना है? 104 ओके, अगर ना वो ज्यादा रहेगा ना 159 से, वो बाहर की गैस अंदर आ सकती है क्या? नो सर क्योंकि हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर गैस का मूवमेंट होगा, डिफ्यूजन होगा फ्रॉम हायर पार्शियल प्रेशर टू लोअर पार्शियल प्रेशर। लोअर पार्शियल प्रेशर। इसलिए ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है तो ही अंदर आ सकता है ऑक्सीजन, नहीं तो आ नहीं सकता। बाकी गैस आ जाएंगे, लेकिन देखो अगर पूरा गैस टोटल आता है इसका मतलब ये नहीं कि हर चीज आनी जरूरी है। क्योंकि सपोज एयर में जिसका जिसका पार्शियल प्रेशर ये हमारा जो ये है ना लंग है उससे कम रहेगा ना, तो अंदर नहीं आएगा। यू अंडरस्टैंडिंग? यस सर ओके, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर एटमॉस्फेयर में ज्यादा है 159 और उससे थोड़ा कम है 104 अलियोलस में, तो ही इंस्पिरेशन में ऑक्सीजन आ सकता है। उसके बाद ये ऑक्सीजन कहाँ पे गया? ये ऑक्सीजन इधर इसमें गया, कैपिलरी में गया, ऑक्सीजन कैपिलरी में गया। तो इस पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजन है, तो इसमें ये ऑक्सीजन है, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? PO2 कितना होगा? ये होगा 95। कितना होगा? 95। 95 ओके, मतलब ये हो गया आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड, राइट? आपको पता है। और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड गया लेफ्ट एट्रियम में, उसके बाद गया लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद गया सिस्टेमिक आर्टरी में। तो सिस्टेमिक आर्टरी में कितना होता है पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का? उतना ही होता है जितना पल्मोनरी वेन में था, 95 होगा, राइट? यस सर यस सर। फिर ये ऑक्सीजन इधर आएगा कैपिलरी में, टिश्यू की कैपिलरी में, और टिश्यू की कैपिलरी में वो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। कितना है? 95। तो ये आएगा कैपिलरी के बाहर आएगा, कैपिलरी के बाहर जो इंटरसेलुलर स्पेस होती है ना उसमें आएगा, इंटरसेलुलर स्पेस में। और फिर उससे वो आएगा उस सेल के अंदर, उससे आएगा वो सेल के अंदर। उसके बाद वो आएगा सेल के अंदर। देखो ये सपोज मैं सेल कर ली, तो ये आएगा, ये आ गया ऑक्सीजन इधर। तो ये है इंटरसेलुलर स्पेस। क्या है ये? इंटरसेल्युलर स्पेस इंटरस्टिशियम बोलते हैं उसको, इंटरस्टिशियम बोलते हैं ना, इंटरस्टिशियम, राइट? इधर इंटरस्टिशियल Yes, sir. इंटरस्टिशियल या टिश्यू फ्लूइड होता है, उसमें आ गया। उसके बाद ये ऑक्सीजन कहाँ पे आ गया? सेल के अंदर गया। क्लियर? यस सर सेल के अंदर क्यों जाता है ऑक्सीजन? क्योंकि सेल के अंदर ऑक्सीजन जो जाता है वो यूज होता है, यूज ही होता है, वो स्टोर नहीं होता। दैट विल बी यूटिलाइज्ड फॉर ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट, राइट? तो ऑक्सीजन Yes, sir. फॉर एग्जांपल ग्लूकोज लिखता हूँ जो मतलब मोस्टली मेटाबोलाइट है ग्लूकोज। तो उससे क्या बनेगा? ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज से क्या बनेगा? एटीपी बनेगा। क्या बनेगा? एटीपी प्लस हीट भी बनेगी ना, हीट एनर्जी, और उससे CO2 भी बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, राइट? यस सर यस सर और ये CO2 ये इधर सेल के अंदर, टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम रहेगा ना। यस PO2 सर कितना रहेगा? PO2 कितना रहेगा? कम रहेगा। ये रहेगा 40। कितना रहेगा? 40 40 40 रहेगा। क्लियर? यस यस सर सर
मतलब इससे इससे कम है ना, सिस्टमिक आर्टरी के ब्लड से कम है, तो ही ऑक्सीजन यहाँ से ब्लड से जाता है सेल में, राइट। Yes, sir. और इंटरसेलुलर स्पेस में तो उसके बीच में कोई कोई बीच का कोई रहेगा, उसमें जाते नहीं अभी ज्यादा, इसके बीच का मतलब 95 से कम एंड 40 से ज्यादा रहेगा। क्लियर? Yes, sir. Yes. अभी मेरे को देख बोलो कि कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर आपके टिश्यू में कितना होता है, एनसीईआरटी खोल के मुझे बोल सकते हो। 40. CO2 का बोल रहा हूँ, CO2 का देखो क्या होता है सेल जो होती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन होता है और ऑक्सीजन का यूज होता है, तो ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर गिरता ही रहता है, ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम ही रहता है, लेकिन और CO2 का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा, क्योंकि सेल CO2 बनाती है और ऑक्सीजन को यूटिलाइज करती है, राइट। 45. 45 एनसीईआरटी में कितना दिया है? 45. CO2 45, उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? पार्शियल प्रेशर PCO2 कितना है? 45. और उसके बाद ये CO2 कहाँ पे जाता है? ये इंटरसेलुलर स्पेस में जाता है और उसके बाद जाता है ये वीनस ब्लड में, राइट, सिस्टमिक वेन में। Yes, sir. सिस्टमिक वेन में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का उसका पार्शियल प्रेशर कितना रहेगा? कितना दिया है एनसीईआरटी में? 40. 45. तो मुझे बोल दो एक बात कि अगर 40. यहाँ पे भी 45 है और यहाँ पे भी 45 है, तो क्या ये गैस CO2 ये सेल से ये टिश्यू कैपिलरी के अंदर सिस्टमिक वेन के अंदर जा पाएगी? No, sir. No, sir.
Now it's okay. Is it clear now? Yes, sir. Okay, थोड़ा सा इश्यू हुआ था इधर, अभी हो गया रिजॉल्व. Okay, we'll continue. Okay, तो मैं क्या बोल रहा था कि अगर सेल्फ में भी CO2 है 45 और सिस्टमिक वेन का जो ब्लड है उसमें भी CO2 45, तो सेम पे डिफ्यूजन नहीं होगा ना CO2 का, राइट? Yes, sir. तो उसका मतलब है या तो टिश्यू में या सेल में CO2 ज्यादा चाहिए अबव 45, या तो वीनस ब्लड में ये CO2 45 से कम चाहिए. लेकिन अगर इसमें क्या है कि एक्चुअली ये हो ना सेल के अंदर, वो एक्चुअली 45 से ज्यादा होता है. एनसीईआरटी में दिया है, लेकिन एक्चुअली वो क्या होता है, इट इज मोर देन 45. कितना होता है? मोर देन 45 होता है. लेकिन आप एनसीईआरटी का ये जो फिगर है ना उसको ही उठा के चलो, लेकिन एक्चुअली वो मोर देन 45 होता है. इधर वो सेम है, इधर 45 है, लेकिन टिश्यू में वो ज्यादा होता है, 45 से ज्यादा होता है थोड़ा. इज इट क्लियर टू यू? Yes, sir. ओके. सो मोर देन 45 से 45 तक जाता है. उसके बाद ये ब्लड गया राइट एट्रियम में, उसके बाद गया राइट वेंट्रिकल में, उसके बाद आया पल्मोनरी आर्टरी में. तो पल्मोनरी आर्टरी में भी वो CO2 कितना रहेगा? PCO2 रहेगा 45. कितना रहेगा? 45. 45. ओके. अभी इधर गया है वो CO2, जहाँ पे वो 45 है, वहां से जाएगा वो अलियोलस में. अलियोलस में कितना होगा? वो कम होगा 45 से, राइट? 40. कितना रहता है? 40. ये PCO2 है इधर 40 मिलीमीटर ऑफ Hg, और उसके बाद वो चला जाता है एक्सपिरेशन से आउट. ओके, एटमॉस्फेयर में PCO2 कितना रहता है? 0.3. 0.3 0.03%, 0.3 पार्शियल प्रेशर. कितना क्लियर है आपको अभी ये? Yes, sir. कुछ भी रटने की जरूरत है. देखो एटमॉस्फेयर में ये 159, अलियोलस में ऑक्सीजन का 104, उसके बाद पल्मोनरी वेन में जो वेन लंग से जाते हैं हार्ट को प्योर ब्लड लेके, उसमें होता है 95. उसके बाद वो ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट वेंट्रिकल में, उसके बाद निकलता है सिस्टमिक आर्टरी से, उसमें भी सेम रहता है 95. तो ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है अभी ऑक्सीजन. ओके, हमें इस डायग्राम में दो चीज देख सकते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस. तो एक्सचेंज हुआ इधर ऑक्सीजन अंदर आ गया, CO2 बाहर बिटवीन द अलियोला एंड द पल्मोनरी वेन. तो उसको या आर्टरी लंग का कैपिलरी, यहाँ इसको बोलेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द अलियोला एंड द ब्लड ऑफ द लंग. ओके, उसके बाद ये ऑक्सीजन ब्लड में गया और ब्लड से वाया ब्लड इट इज ट्रांसपोर्टेड टू द हार्ट एंड टू द टिश्यू वाया ब्लड. ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट हुआ. बाद में यहाँ पे भी एक्सचेंज हो गया. तो एक्सचेंज दो जगह पे होता है. एक्सचेंज यहाँ पे होगा, दिस इज द एक्सचेंज नंबर 1. फर्स्ट एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन CO2, राइट? कहाँ पे होगा वो? Yes, sir. takes place between the alveola and the blood of the lung capillary. एंड ये वाला ये सेकंड एक्सचेंज है, ये जो है ना वो सेकंड एक्सचेंज है. ये है सेकंड एक्सचेंज बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू, टिश्यू का CO2 ब्लड में और ब्लड का O2 टिश्यू में. क्लियर? Yes, sir. ओके. और यहाँ से यहाँ तक का ये ना, ये यहाँ से मैं गंदा नहीं करता अभी, यहाँ से ये हार्ट और हार्ट से टिश्यू तक वाया ब्लड, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. और यहाँ से CO2 है, टिश्यू से आया ब्लड में, सिस्टमिक वेन के ब्लड से वो जाएगा राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, पल्मोनरी आर्टरी और लंग कैपिलरी, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम द टिश्यू टू द लंग. So transport of oxygen from lung to the tissue and transport of CO2 from tissue to the lung. Have you understood this diagrammatic representation? Yes, sir. Okay, तो कुछ भी रखना नहीं है. देखो इसमें और एक चीज हमें बोलना है कि एक बात हमेशा याद रखो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है ना, जो ऑक्सीजन आया ब्लड में और वो ब्लड लेके ऑक्सीजन को लेके पल्मोनरी वेन जा रही है, तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या CO2 नहीं रहेगा कि रहेगा?
CO2 भी रहता है ना, Yes, sir. CO2 भी रहता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑक्सीजन है, CO2 भी होता है, लेकिन O2 ज्यादा होता है, CO2 कम होता है। तो PCO2 कितना होगा? PCO2 होगा कम। दो चीजें याद रखो कि CO2 मैक्सिमम कितना दिखाती है एनसीईआरटी 45, और CO2 मिनिमम कितने दिखाती है 40। कितना दिखाती है? 40। 40. 40। तो CO2 मैक्सिमम दिखाना है टिश्यू में तो उसको 45 दिखेंगे, और CO2 मिनिमम दिखाना है तो मिनिमम कहाँ पे दिखाएंगे? CO2 लंग कैपिलरी में दिखाएंगे ना, मिनिमम 40, राइट? Yes, sir. लंग कैपिलरी नहीं, अल्वियोलस में दिखाएंगे, राइट? Yes, sir. ओके, मतलब बॉडी के अंदर की बात कर रहा हूँ, बॉडी के बाहर तो CO2 से भी कम है, एटमॉस्फेयर में 0.3 है, बहुत कम है। लेकिन बॉडी के अंदर की बात करें तो CO2 मैक्सिमम कहाँ पे है? टिश्यू पे, और मिनिमम कहाँ पे है? अल्वियोलस पे। और बॉडी की बात करें तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कहाँ पे है? अल्वियोलाई पे, कितना है? 104। और मिनिमम कहाँ पे? टिश्यू पे, 40। मतलब CO2 का मिनिमम 40, O2 का भी मिनिमम 40, दोनों का मिनिमम लेवल 4040 रहेगा, राइट? 40 रहेगा मिनिमम। Yes, sir. और CO2 का मैक्सिमम दिखाना है तो 45, उससे मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं दिखाना है बॉडी में। बॉडी के बाहर दिखा सॉरी, बॉडी के बाहर भी नहीं है, बॉडी के बाहर तो मिनिमम है। तो CO2 का मैक्सिमम बॉडी में या बॉडी के बाहर कितना है? 45 ही है मैक्सिमम, उससे ज्यादा नहीं CO2 बढ़ सकता। अंडरस्टैंड? वो टिश्यू में होगा, एक्चुअली वो मोर देन 45 Yes, sir. टिश्यू में। लेकिन आप अभी एनसीईआरटी में दिया है तो आप मान सकते हैं कि एक मिनट है, ये 745 लग रहा है क्या? ये 745 नहीं लग रहा है ना, ये तो बाद में, ये मोर देन 45 और ये है इक्वल टू 45, नहीं तो इसमें सब मतलब गड़बड़ हो जाएगी बाद में। क्लियर? Yes, sir. तो ये है एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द दिस थिंग, alveoli and the blood capillary, and between the tissue and the blood capillary, or blood capillary and the tissue. क्लियर आपको इतना? Yes, sir. हाँ, यही मैंने दिखाया इधर, लेकिन मैंने बहुत जगह पे एरो किया है, लेकिन उसका कुछ अलग मतलब नहीं है, सेम ही है। अंडरस्टूड? सेम ही है वो डायग्राम। तो दूसरे बैच को मैंने पढ़ाया था। देखो, अभी हम लोग एक्चुअली एक्सचेंज की बात करेंगे। तो एक्सचेंज दो जगह पे होते हैं, हमने देखा। एक्सचेंज बिटवीन द ऑफ गैसेस बिटवीन द अल्वियोलाई एंड द ब्लड, एंड बिटवीन द ब्लड एंड द कैपिलरी ऑफ द टिश्यू, ब्लड कैपिलरी एंड टिश्यू क्लियर? दो जगह पे एक्सचेंज है। Yes, sir. ओके, तो एक्सचेंज होने के लिए क्या क्या बातें जरूरी है? एक्सचेंज होने के लिए एक तो जो एक्सचेंज का मेम्ब्रेन है ना, एक्सचेंज मेम्ब्रेन, उसको बोल सकेंगे हम लोग रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं? रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन। और एक्सचेंज कैसे होता है? डिफ्यूजन से होता है या एक्टिव ट्रांसपोर्ट से होता है? डिफ्यूजन से। तो उसको हम लोग बोल सकते हैं डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोल सकते हैं? डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। तो ह्यूमन के बॉडी में जो डिफ्यूजन मेम्ब्रेन वो कैसे बनता है? पहला वाला डिफ्यूजन मेम्ब्रेन, तो उसमें क्या होता है? देखो, यहाँ पे भी मैं एक डायग्राम निकालूंगा आपको दिखाने के लिए। देखो, ये हमारा अल्वियोलस है, ये हमारा अल्वियोलस है, राइट? ये ब्लड कैपिलरी है, क्लियर? तो Yes, sir. अल्वियोलस कैसे बनता है? इसका वॉल है वो बहुत थिन होता है, उसका वॉल बहुत थिन होता है। कैसे होता है ये वॉल? सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम। सिंपल मतलब सिंगल लेयर, कंपाउंड मतलब मल्टीपल। ये सिंपल स्क्वामस इपिथेलियम, राइट? इससे बनता है। और ये ब्लड कैपिलरी है। ब्लड कैपिलरी का जो मेम्ब्रेन है, वॉल मतलब जो ये कवरिंग है, वो भी सिंगल लेयर ऑफ स्क्वामस इपिथेलियम ही है, उसको बोलते हैं एंडोथेलियम। क्या बोलते हैं उसको? ये ब्लड कैपिलरी है, दिस द ब्लड कैपिलरी। और ये है अल्वियोलस, ये है अल्वियोलस।
राइट। Yes, sir. तो ये है एंडोथेलियम। एंडोथेलियम मतलब इपिथेलियम ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ये भी स्क्वैमस सिंपल स्क्वैमस इपिथेलियम से ही बनता है, जैसे कि ये है। और दोनों के बीच ब्लड कैपिलरी का खुद का एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होता है। खुद का बेसमेंट मेम्ब्रेन पता है ना, इपिथेलियल सेल्स आर प्रेजेंट ऑन द बेसमेंट मेम्ब्रेन। Yes, sir. और इसका भी एक अपना खुद का बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेकिन ये दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्यूज हो जाता है दोनों के जंक्शन में, और उससे बनता है कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बनता है? कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा रहा हूँ बेसमेंट मेम्ब्रेन, क्योंकि दोनों का बेसमेंट मेम्ब्रेन फ्यूज हो गया है और उससे बना है कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्या बना है उससे? Common basement membrane. हाँ, इधर है कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। अभी लेफ्ट होने की जरूरत नहीं है ना, लेक्चर का आपका टाइम बहुत आगे है ना, लेक्चर तो बहुत टाइम से है। कितना 9 कितना बजे लेक्चर आपका? 9-10 से 10-10. हाँ ठीक है। क्लियर है? कॉमन। बच्चे मैं एक बोल रहा हूँ ना, मैं एक डिसाइड कर रहा हूँ ना कि आपके बैच का और दूसरी एक जो मेरे पास बैच है, ये दोनों बैच का हफ्ते में कम से कम एक बार हम लोग एक्स्ट्रा लेक्चर लेते हैं। एक्स्ट्रा लेक्चर इसलिए क्योंकि उसमें ना मैं अभी देखो कि आपको ये बेस से पढ़ा रहा हूँ ना, आपको जितना एनसीईआरटी Yes, उतना sir. ही बता नहीं रहा हूँ। हालांकि एनसीईआरटी के बाहर का क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन फिर भी आपको कंसेप्ट अंडरस्टैंड होने के लिए सब जरूरी है। एम आई राइट? Yes, sir. ओके। तो इसके लिए मुझे ना हफ्ते में एक कम से कम एक एक्स्ट्रा लेक्चर चाहिए। तो हम लोग एक एक्स्ट्रा लेक्चर रखे क्या? Yes, sir. हाँ, आपको कोई दिक्कत नहीं ना? No, sir. तो सर हाँ, तो हम लोग ज्यादा टाइम मतलब, क्योंकि एक ही घंटा मिलता है, 6 ही घंटा मतलब, हालांकि बायो के ज्यादा लेक्चर है, लेकिन फिर भी वो भी कम है ना, बाकी के लेक्चर से ज्यादा है, लेकिन अपने सिलेबस के हिसाब से वो कम ही है एक्चुअली। राइट? Yes, sir. तो ये भी हाँ 6:30 7:30 संडे। ओके, मैं वो डिसाइड कर लूंगा कब है वो, ठीक है ना? वो फ्लेक्सिबल लिखेंगे, हम लोग फ्लेक्सिबल रहेंगे, क्योंकि हर 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 को मतलब हर को संडे जो छुट्टी होती है ना, वो हर को मतलब हर वक्त देना पॉसिबल, मतलब छुट्टी तो चाहिए ना, तो तुम्हें आपको भी चाहिए, मेरे को भी चाहिए। तो हर संडे रखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा बाद में। कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन, कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। क्लियर? Yes, sir. हाँ, संडे को नहीं रखे हम लोग, इधर मतलब बाकी के दिन होते हैं ना, उसमें रख सकते हैं। या आधा घंटा, हम लोग 2 दिन आधा घंटा लेट भी ले सकते हैं, मतलब जैसे कि 7:30 को खत्म है तो 8 तक ले सकते हैं हम लोग, 2 बार ऐसे हम लोग ले कर सकते हैं। बाद में देखेंगे, अभी अभी 2 ही मिनट बचे हैं मुझे कवर करना ही। तो कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन मतलब यहाँ से जो ऑक्सीजन इधर आया इंस्पिरेशन में, सपोज ये ऑक्सीजन इधर आया इंस्पिरेशन में, ये ऑक्सीजन को इधर क्या क्या क्रॉस करना है, उसको क्रॉस करना है नंबर 1 स्क्वैमस इपिथेलियम ऑफ अलियोलस। उसके बाद उसको क्रॉस करना है नंबर 2, क्या नंबर 2 कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन। और नंबर 3 क्या क्रॉस करना है उसको, एंडोथेलियम ऑफ ब्लड कैपिलरी। ये 3 मेम्ब्रेन उसको 3 लेयर उसको क्रॉस करने हैं। तो तीनों को मिला के ये तीनों को मतलब ये 3 जो चीजें मैंने बोली ना, ये तीनों को मिला के जो बनता है उसको बोलेंगे डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन Diffusion membrane. मेम्ब्रेन। ये डिफ्यूजन मेम्ब्रेन जो है ना, ये इसका ये है ना, इसका थिकनेस ये थिन है, बहुत थिन है। कितना है थिन? एनसीईआरटी लिखती है <1 mm। कितना लिखती है? <1 mm, लेकिन एक्चुअली कितना होता है? वो 0.2 mm होता है। कितना होता है? 0.2 mm। वो थिन ही होना चाहिए ना, अगर थिक होगा तो एक्सचेंज नहीं होगा ना गैस का अच्छी तरह से। यू अंडरस्टैंडिंग? Yes, sir. और इधर ये CO2 ऐसे जाएगा, CO2 इधर O2 आएगा, इधर CO2 ऐसे जाएगा, CO2 राइट, CO2। Yes, sir. तो इधर ये एक्सचेंज हो गया, ये हो गया एक्सचेंज। एक्सचेंज
और दूसरा एक्सचेंज जो है ना वो बिटवीन द ब्लड कैपिलरी एंड द टिश्यू, उसमें ज्यादा जाना नहीं है, उसमें आप बोल सकते हो वो भी बहुत थिन होता है और उधर भी इफिशिएंटली एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। और एक्सचेंज करने के लिए हाई प्रेशर टू लो प्रेशर मूवमेंट होगा, मतलब डिफ्यूजन ही होगा। हाई पार्शियल प्रेशर टू लो पार्शियल प्रेशर मूवमेंट को भी डिफ्यूजन ही बोलते हैं। और सिंपल डिवीजन होगा क्योंकि ये मेम्ब्रेन में कोई कैरियर प्रोटीन्स नहीं चाहिए उसको, गैसेस को, ये बहुत छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, दे कैन डिफ्यूज थ्रू द लिपिड बाइलेयर ऑफ द मेम्ब्रेन। क्लियर? Yes, sir. Yes. ओके, सो दिस इज द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, हमने पूरा कर दिया। थोड़ा 1-2 मिनट रुको, मैं बोल रहा हूँ अभी क्या दिखना है। उसके बाद आ जाएगा ये हमारा ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। देखो हमने देखा कि यहाँ तक एक्सचेंज, ये एक्सचेंज इधर का हमने देख लिया, नंबर 1 नंबर 2 भी हो जाएगा उसी तरह से, लेकिन उसमें मेम्ब्रेन अलग है, लेकिन वो थीन ही है, ओके, थीन ही होगी। तो अभी ट्रांसपोर्ट, अगर ये विनस ब्लड में आ गया है, ये विनस ब्लड में आ गया, सॉरी पल्मोनरी के वेन के ब्लड में आ गया है ऑक्सीजन, उसमें उसका 95 mm ऑफ Hg है पार्शियल प्रेशर, वो ब्लड से कैसे बाउंड होता है, ब्लड में कैसे जाता है और ब्लड उसको कैसे कैरी करता है टिश्यू तक, उसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग टू द टिश्यू वाया ब्लड। और अपोजिट डायरेक्शन में जो कार्बन डाइऑक्साइड है टिश्यू में तैयार हो रहा है या सेल में, वो आएगा ब्लड में, सिस्टमिक वेन के ब्लड में, और वो आएगा इस ब्लड से अल्टीमेटली आएगा लंग में। तो इट इज अ ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2 फ्रॉम टिश्यू टू द लंग वाया ब्लड। अंडरस्टूड? सो दिसको बोलेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ CO2। तो ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ होगा? ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ होगा? ऑक्सीजन फ्रॉम लंग टू टिश्यू, राइट? Yes, sir. CO2 कहाँ होगा? टिश्यू टू लंग, टिश्यू टू लंग, टिश्यू टू लंग। क्लियर? Yes, sir. इतना हो जाएगा ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में ट्रांसपोर्ट हम खत्म करेंगे। क्लियर? इतना सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. अगर क्लियर है तो थम्स अप कर सकते हैं। यस, या कुछ डाउट है तो पूछ सकते हैं। यस, कम ऑन। एकदम साफ क्लियर है ना? एकदम इजी लग रहा है कि नहीं चैप्टर ये? Yes, sir. सबको बोलना चाहिए। यस, किसी ने हैंड रेज किया? यस बोलो। हाँ, हैंड रेज किया। सर गलती से हो गया। बच्चे बोलते हैं गलती से हो गया हैंड रेज ना, मुझे मजा आता है ये सुनने में क्योंकि उनको थम्स अप करना होता है, वो गलती से हैंड रेज कर दे। सर जो आपने 0.2 मिलीमीटर थिकनेस साइड पे किस के बीच में लाई थी? अनमोल, आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, कुछ भी जो जोर से बोलो आप। सर आपने 0.2 मिलीमीटर की जो थिकनेस लाई थी किस के बीच में लाई थी? सॉरी, आप इतना धीरे बोल रहे तो बाकी के बच्चे जोर से बोलेगा। अगर एक मिनट में स्पीकर का वॉल्यूम भी बढ़ा दो। हाँ यस बोलो। लाई थी जो 0.2 मिलीमीटर किस के बीच में लाई थी? सॉरी आई डिड नॉट गेट। जो आपने 0.2 मिलीमीटर थिकनेस बताई थी किस के बीच में बताई थी, लेयर्स के बीच में? सबका तीनों लेयर का मिला के, उसमें तीनों आ जाएगा ना, पूरा आएगा डिफ्यूजन मेम्ब्रेन। मतलब क्या क्या आएगा उसमें? अल्वियोलाई का मेम्ब्रेन, एपिथेलियम, उसके बाद कॉमन बेसमेंट मेम्ब्रेन, और उसके बाद ब्लड कैपिलरी का मेम्ब्रेन, मतलब आई मीन सेल मेम्ब्रेन। ओके सर। सब उसमें आएगा, सबका मिलके 0.2 मिलीमीटर है। एनसीईआरटी ने उसने इतना ही दिया है, लेस देन 1 mm, तो 0.2 mm है। ठीक है, क्लियर? यस सर। ओके, कल मिलते हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। गुड नाइट सर। Good night, sir. यस, गुड नाइट। गुड नाइट बेटा, कम। यस, गुड नाइट सर। यस, गुड नाइट।